मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये हाइड्रोजन से संबंधित चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। कठोर तथा मृदु जल। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कठोरता के प्रकार। कठोरता दो प्रकार की होती है, एक कहलाती है टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता, और दूसरी कहलाती है स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कठोरता के प्रकार। फिर हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस, कठोरता की गणना। कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस, कठोरता की गणना। इसके बाद हम कठोरता को दूर करने की विधियां, यानी कि मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस, इसे देखेंगे। कठोरता की को दूर करना सॉफ्टनिंग या मृदीकरण कहलाता है। तो हम सॉफ्टनिंग देखेंगे और इसमें वो विधियां देखेंगे जिनसे जल में उपस्थित कठोरता दूर होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। मेरे बेटे सबसे पहले देखते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, कठोर तथा मृद जल। वो जल जो साबुन के साथ झाग ना दे, कठोर जल कहलाता है। और वो जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता, हार्ड वाटर कहलाता है। और वो जल जो साबुन के साथ आसानी से अधिक मात्रा में
झाग देता है मृद जल या सॉफ्ट वाटर पाइप। कठोर जल में या हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट जैसे लवण हो सकते हैं। कोई एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट पाए जाते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, इन्हीं के कारण जल कठोर होता है, या ये कहें कि जल में हार्डनेस है। और यह इस प्रकार के लवण तो सॉल्ट नहीं बनता। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट पाए जाते हैं। तो साबुन का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लवणों के साथ संयुक्त कर लेते हैं, या ये कहें कि हार्ड वाटर में उपस्थित सॉल्ट्स सोप के एक बड़े भाग को नष्ट कर देते हैं, और जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें साबुन के को नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसमें उपस्थित लवण साबुन की बड़ी मात्रा से संयोग करके उसे नष्ट कर देते। इसमें साबुन को नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। हार्ड वाटर में उपस्थित लवण साबुन की एक बड़ी मात्रा से संयोग करते हैं, जिससे
वो बड़ी मात्रा व्यर्थ हो जाती है। जबकि सॉफ्ट वाटर में साबुन की मात्रा को व्यर्थ करने के लिए कुछ भी नहीं होता। हार्ड वाटर के प्रयोग से बॉयलर की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि ये लवण स्केल के रूप में बॉयलर के अंदर जम जाते हैं। सॉफ्ट वाटर बॉयलर की क्षमता को प्रभावित नहीं करता। इसके प्रयोग से बॉयलर की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि बॉयलर में लवणों का निक्षेपण हो जाता है। लवण अवक्षेपित हो जाते बॉयलर के अंदर, जिससे उसकी क्षमता कम हो जाती है। यह बॉयलर की क्षमता को प्रभावित नहीं करता। ये तो रहा हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में, कठोर तथा मृद जल के बारे में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कठोरता की प्रकार। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कठोरता के प्रकार। कठोरता दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता, और दूसरी कहलाती है परमानेंट हार्डनेस या स्थायी कठोरता। पहली कहलाती है टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता, और दूसरी कहलाती है परमानेंट हार्डनेस, या इसी को कहते हैं स्थायी कठोरता। वो कठोरता जो जल को उबालने पर नष्ट हो जाए, अस्थायी कठोरता या टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों द्वारा उत्पन्न होती है। और वो कठोरता जो जल को उबालने पर नष्ट ना हो, स्थायी कठोरता कहलाती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों के कारण होती है। इस कठोरता को कार्बोनेट कठोरता भी कहा जाता है, कार्बोनेट हार्डनेस, और इसे
स्थायी कठोरता को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। वह कठोरता जो जल को उबालने पर समाप्त हो। टेम्परेरी हार्डनेस कहलाता है। अस्थायी कठोरता का यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। इसे कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण और उबालने पर नष्ट हो, और वह कठोरता जो जल को उबालने पर नष्ट न हो, स्थायी कठोरता कहलाती है। यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट्स तथा क्लोराइड्स के कारण होती है। इसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। ये तो रहा स्थायी तथा अस्थायी कठोरता के बारे में। अब हम देखेंगे कठोरता को दूर करने की विधि, मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस। मेरे बेटे, अब हम जल में उपस्थित
कठोरता को दूर करने की विधियां देखेंगे। जल में उपस्थित कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया मृदुकरण या सॉफ्टनिंग कहलाती है। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया मृदुकरण या सॉफ्टनिंग कहलाता है। मैंने बताया था कि जल में दो प्रकार की कठोरता, एक कहलाती है स्थायी कठोरता और दूसरी कहलाती है अस्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां देखेंगे। रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता को दूर करने की पहली विधि है बाई बॉयलिंग, उबाल कर अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। और दूसरी विधि कहलाती है क्लार्क्स मेथड। इसमें हम लाइम वाटर या चूने के पानी की क्रिया कराकर अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। फिर हम स्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां देखेंगे। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, इसमें पहली विधि रहेगी वॉशिंग सोडा द्वारा या वॉशिंग सोडा मेथड। इसमें हम वॉशिंग सोडा या धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, जिससे दोनों प्रकार की कठोरता, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जितनी भी विधियां हैं उनमें अस्थायी कठोरता तो दूर हो ही जाती है, साथ ही साथ स्थायी कठोरता भी दूर होती है। कहने का तात्पर्य दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती है। तो पहली विधि है बाई वॉशिंग सोडा मेथड, दूसरी विधि है कैलगॉन्स मेथड, कैलगन विधि। इसमें हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं या वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं वॉशिंग सोडा मेथड में, और कैलगन्स मेथड में सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं।
इसका सूत्र होता है Na2NA4PO3 6। जो नेक्स्ट मेथड है, जो अगली विधि हम पढ़ेंगे, वो कहलाती परम्यूटेड या जियोलाइट मेथड, बाई परम्यूटेड और जियोलाइट मेथड। जियोलाइट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र Na2Al2Si2O8 होता है। ये जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अपने से जोड़ लेते हैं और उसके बदले सोडियम आयनों को निकाल देते हैं, और इस तरह जल मृद हो जाता है। और लास्ट मेथड हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगी बाई आयन एक्सचेंज रीजन मेथड। रेजन एक विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनमें अम्लीय अथवा क्षारीय समूह उपस्थित होते हैं। अम्लीय समूह प्रोटॉन देते हैं और धनावेशित आयनों को जोड़ देते हैं, यानी कि पारस्परिक विनिमय होता है, धनायन जुड़ जाते हैं और प्रोटॉन निकलते हैं। और दूसरे ऋणायन विनिमय रेजन होते हैं, एनायन एक्सचेंज रेजन। इनमें क्षारीय समूह जैसे OH होते हैं, तो ये OH माइनस आयनों को निकालते हैं और जल में उपस्थित ऋणावेशित आयनों को ग्रहण कर लेते हैं। रेजन विधि द्वारा जब जल का मृदुकरण किया जाता है तो उस प्राप्त जल में कोई भी आयन नहीं होता। ऐसे जल को डीमिनरलाइज्ड वाटर या डीआयनाइज्ड वाटर कहा जाता है। तो चलो देखते हैं, और सबसे पहले देखते हैं अस्थायी कठोरता को दूर करना, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। अब हम देखेंगे रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता को दूर करना। अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। इसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इसके लिए जो पहली विधि है वो है उबाल कर। उबालने से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये कार्बोनेट जल में अवलेय होते हैं, अतः तली में बैठ जाते हैं। फिर इन्हें छानकर पृथक कर दिया जाता और इस प्रकार मृद जल प्राप्त होता है। जल को उबालने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विघटित होकर क्रमशः कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं, जो अवलेय होते हैं। इन्हें छानकर पृथक कर देते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये अवलेय होने के कारण तली में बैठ जाता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और ये भी जल में अवलेय होने के कारण तली में बैठ जाता है और इसे छानकर पृथक करते हैं। अब हम अस्थायी कठोरता को दूर करने की दूसरी विधि देखेंगे और वो है क्लार्क मेथड, क्लार्क विधि। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की क्लार्क विधि में जल में चूने के पानी या लाइम वाटर की परकलित मात्रा मिलाई जाती है। परकलित मात्रा मिलाने पर
कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड में परिवर्तित होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड में परिवर्तित होता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड में परिवर्तित है। यहाँ कार्बोनेट बन रहा है, यहाँ हाइड्रॉक्साइड बन रहा है। ये दोनों ही जल में अवलेय होते हैं और तली में बैठ जाते हैं। इन्हें छान कर पृथक कर दिया जाता है। इस तरह मृद जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल में चूने के पानी यानी कि लैम वाटर की परिकलित मात्रा मिलाई जाती है, जिससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्रमशः कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का अवच्छेद बनाते हैं, जिसे छान कर फेंक देते हैं। इस तरह मृद जल प्राप्त होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो अवलेय होने के कारण तली में बैठ जाता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ या चूने के पानी के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। और ये दोनों अवलेय होते हैं, इसलिए जल की तली में बैठ जाते हैं। फिर इन्हें छानकर पृथक करने पर मृद जल प्राप्त होता है। अब हम जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां देखेंगे। मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हम जल में स्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां देखेंगे। अब हम जल में स्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां देखेंगे। स्थायी कठोरता क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है और इसे दूर करने की पहली विधि है वॉशिंग सोडा मेथड या धावन सोडा विधि। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है। इस विधि में हम जल की क्रिया वॉशिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, जिससे जल में उपस्थित स्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट अवलेय होते हैं, अतः इन्हें छानकर पृथक कर दें और इस प्रकार मृद जल प्राप्त होता है। वॉशिंग सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के विलेय क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों से संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट बना। जल में घुले हुए कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता उत्पन्न होती है और कैल्शियम के लवण कैल्शियम कार्बोनेट में बदल दिए जाते हैं और मैग्नीशियम के लवण मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल दिए जाते हैं। जो अवलेय होते हैं इन्हें छानकर पृथक कर देते हैं। इस तरह मृद जल प्राप्त होता है। MCl2 plus Na2CO3 changes into MCO3 where M is कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर क्लोराइड सॉल्ट होगा तो वो कार्बोनेट में बदल दिया जाएगा और अगर सल्फेट सॉल्ट होगा तो वो भी कार्बोनेट में बदल दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट मेथड ऑफ
रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस देखेंगे, और वो है कैल्गन्स मेथड, कैल्गन की विधि। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की कैल्गन्स विधि में कैल्गन्स अपकर्मक या कैल्गन्स रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है। कैल्गन्स रिएजेंट सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है। इसका अणुसूत्र Na2 Na4 PO3 कैल्गन्स रिएजेंट जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से संयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे ये आयन साबुन के साथ क्रिया करने के लिए शेष नहीं बचते और साबुन का व्यर्थ नष्ट होना बंद हो जाता है। कैल्गन्स रिएजेंट जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ संयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, अतः इन आयनों की उपलब्धता समाप्त हो जाने से साबुन का व्यर्थ व्यय होना रुक जाता है या साबुन का व्यर्थ व्यय रुक जाता है। MCl2 मान लिया क्लोराइड लवण है, M जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चाहे कैल्शियम का क्लोराइड हो चाहे मैग्नीशियम का क्लोराइड हो, जब कैल्गन्स रिएजेंट के साथ क्रिया होगी तो कॉम्प्लेक्स बनता है और साथ ही साथ NaCl बनता है। ये कॉम्प्लेक्स जल में ही रहता है, लेकिन इसमें उपस्थित कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम साबुन के साथ क्रिया करने के लिए शेष नहीं बचता या उपलब्ध नहीं होता, अतः जल मृद हो जाता है। जब उपलब्धि नहीं होगा यानी कि कठोरता समाप्त होगी, तो ये कॉम्प्लेक्स बना। अगर सल्फेट होंगे तो भी यही कॉम्प्लेक्स बनता है। अब सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट कठोरता उत्पन्न नहीं करते। कठोरता केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवणों द्वारा उत्पन्न होती है। अन्य कोई लवण होगा तो वो कठोरता उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इन लवणों में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन के साथ क्रिया करते हैं, जिससे साबुन की मात्रा व्यर्थ नष्ट होती है। ये तो रहा कैल्गन्स मेथड। अब हम स्थायी कठोरता को दूर करने की अगली विधि देखेंगे, और वो है परम्यूटेड या जियोलाइट विधि। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की अगली विधि है परम्यूटेड या जियोलाइट विधि। इस विधि में परम्यूटेड या जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, और ये सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट होता है, Na2 Al2 Si2O8, या इसी को Na2Z करके भी लिख सकते हैं। सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट या परम्यूटेड कहा जाता है। इस विधि में हम एक टैंक का प्रयोग करते हैं। सीमेंट का एक बड़ा टैंक होता है, जिसके निचले भाग में बालू या बजरी की मोटी परत होती है, उसके ऊपर जियोलाइट की एक मोटी परत होती है। हार्ड वाटर को, कठोर जल को एक पाइप की मदद से तली में भेजा जाता है, और ये जल ऊपर की ओर बालू की परत से होता हुआ जियोलाइट की परत में प्रवेश करता है। जियोलाइट में सोडियम आयनों के द्वारा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम का विनिमय होता है। जियोलाइट के सोडियम आयन हट जाते हैं और उनके स्थान पर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जुड़ जाते हैं, और इस तरह जो ऊपर पानी पहुंचता है वो कठोरता रहित या ये कहें मृत जल होता है।
परमिटेड और जियोलाइट Na2Al2 Si2O8 और Na2Z। इस विधि में प्रयुक्त सीमेंट के एक बड़े टैंक में नीचे बजरी तथा रेत की मोटी परत होती है, उसके ऊपर जियोलाइट की परत होती है। कठोर जल को टैंक की तली में भेजने पर वह रेत को पार करके जियोलाइट से क्रिया करता है, जिससे अवलेय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम परम्यूटेट प्राप्त होते हैं। परम्यूटेट प्राप्त होते, ये लवण ही है। Na2Z plus M2 plus changes into Mz plus 2Na plus, where M is equal to Ca2 plus Ca और M। तो सोडियम जो कि जियोलाइट में होता है वो कैटायंस को एक्सचेंज करता है, और ये जो बना इसी को कहेंगे, अगर कैल्शियम होगा तो इसे कहा जाता है कैल्शियम परम्यूटेट, और अगर मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम परम्यूटेट। इस प्रकार प्राप्त जल मृदु जल होता है। इस प्रकार मृदु जल प्राप्त होता है। एक ही टैंक से लगातार कठोर जल का मृदीकरण करने पर जियोलाइट में उपस्थित संपूर्ण सोडियम समाप्त हो जाता है, तो वह जियोलाइट उपयोगी नहीं रहता। इसे पुनः उपयोगी करने के लिए हम ऊपर से नमक का सांद्र विलयन प्रवाहित करते हैं। नमक के सांद्र विलयन में उपस्थित सोडियम आयन शक्तिहीन जियोलाइट में उपस्थित मेटल आयंस को एक्सचेंज करते हैं। मैंने बताया था कि जब जियोलाइट लगातार कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ क्रिया करेगा तो Mz बनता है, और यही शक्तिहीन जियोलाइट जब संपूर्ण Na+ आयंस M2+ आयंस के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो ये शक्तिहीन हो जाता है। और इसे पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें हम सोडियम क्लोराइड विलयन या ब्रांड विलयन को ऊपर से भेजते हैं। ब्रांड विलयन भेजने पर M2+ आयंस पृथक हो जाएंगे और Na2Z बनेगा, अर्थात जो जियोलाइट है वो पुनः शक्तिशाली हो जाता है, और इससे हम जो जल का मृदीकरण है वो लगातार कर सकते हैं। अब ये मृदीकरण करने योग्य हो गया। लगातार मृदकरण सॉफ्टनिंग करने पर जियोलाइट शक्तिहीन हो जाता है। क्योंकि इसमें उपस्थित सोडियम
समस्त सोडियम प्रयुक्त हो जाता है। इससे पुनः शक्तिशाली करने हेतु टैंक में ऊपर से ब्रायन विलियन भेजते हैं। तो ये तो रहा इस शक्तिहीन जियोलाइट को ब्रायन विलियन भेजकर पुनः शक्तिशाली कर लिया। इस तरह हमने समझा कि परम्यूटेट या जियोलाइट मेथड से कठोर जल को मृद जल में कैसे परिवर्तित किया जाए। अब हम अगली विधि देखेंगे और वो है आयन विनिमय रेजिन विधि और आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की आधुनिक विधि कहलाती है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, आयन विनिमय रेजिन विधि। इस विधि में रेजिन का प्रयोग किया जाता है और रेजिन में धनायनों तथा ऋणायनों को परस्पर बदलने की क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रेजिन प्रयोग में लाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं धनायन विनिमय रेजिन और दूसरे को कहा जाता है ऋणायन विनिमय रेजिन। धनायन विनिमय रेजिन में अम्लीय समूह उपस्थित होते हैं जिनसे प्रोटॉन निकलते हैं और निकले हुए प्रोटॉन विलयन में या जल में जो धनायन होते हैं उनको परस्पर बदल देते हैं। रेजिन का धनायन विलयन में चला जाता है या जल में चला जाता है और जल में उपस्थित धनायन रेजिन के साथ जुड़ जाता है। इसी तरह ऋणायन विनिमय रेजिन में क्षारीय ग्रुप होते हैं जिनमें OH- समूह पाए जाते हैं, मतलब ऐसे समूह होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन दे सके या NH2- दे सके, क्षारीय समूह होते हैं। तो जो क्षारीय समूह होंगे उनसे उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयन जल में उपस्थित ऋणायनों को एक्सचेंज करता है। जल में उपस्थित ऋणायन रेजिन के साथ जुड़ जाते हैं और रेजिन का ऋणायन जल में चला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि कठोर जल को दो टैंक में भेजते हैं। पहले वाले टैंक में धनायन विनिमय रेजिन होता है। धनायन विनिमय रेजिन में उपस्थित अम्लीय समूह का प्रोटॉन कठोर जल में उपस्थित धनावेशित आयनों यानी कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को अपने से जोड़ लेता है और प्रोटॉन निकाल देता है। फिर यही जल ऋणायन विनिमय रेजिन कक्ष में पहुंचता है। इस कक्ष या टैंक में ऋणायन विनिमय रेजिन भरा होता है और ऋणायन विनिमय रेजिन का हाइड्रोक्सिल आयन जल में उपस्थित ऋणावेशित आयनों को एक्सचेंज करता है, विनिमय करता है, यानी कि जल में उपस्थित ऋणायन रेजिन के साथ जुड़ जाते हैं और रेजिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जल में पहुंच जाता है। यहां पर धनायन पृथक हो गए और प्रोटॉन आ गया और यहां पर ऋणायन पृथक हो गए और हाइड्रोक्सिल आयन आ गए। अब जल में उपस्थित प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों परस्पर संयोग करके H2O ही बनाते हैं। इस तरह देखा जाए तो जो जल प्राप्त होता है उसमें ना तो कोई धनावेशित आयन होता और ना ही कोई ऋणावेशित आयन।
यानी कि आयन रहित जल प्राप्त होता है, ऐसे जल को डीआयनाइज्ड वाटर या डिमिनरलाइज्ड वाटर कहा जाता है। यह जल की कठोरता को दूर करने की आधुनिक विधि है। रेजन का प्रयोग धनायनों तथा ऋणायनों के विनिमय के लिए किया जाता है। धनायन विनिमय रेजन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन विनिमय रेजन और दूसरे ऋणायन विनिमय रेजन। धनायन विनिमय रेजन में अम्लीय समूह COOH SO3H होते हैं, जो धनायनों यानी कि कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन या और कोई भी धनायन विलयन में उपस्थित हो का विनिमय रेजन के प्रोटॉन द्वारा करते हैं। ऋणायन विनिमय रेजन में क्षारीय समूह होते हैं, जैसे OH-। ऋणायनों जो ऋणायन विनिमय रेजन होगा वो ऋणायनों जैसे Cl-, SO4 2- का विनिमय रेजन के OH- द्वारा होता है। धनायन विनिमय रेजन कैटायंस यानी कि धनायनों का विनिमय करता है और ऋणायन विनिमय रेजन ऋणायनों का विनिमय करता है। कठोर जल को क्रमशः धनायन व ऋणायन विनिमय रेजन से भरे टैंकों में भेजा जाता है, जिससे कठोर जल में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों का विनिमय टैंकों में उपस्थित रेजनों के क्रमशः प्रोटॉन तथा हाइड्रॉक्सिल आयनों द्वारा होता है। इस प्रकार आयन रहित जल प्राप्त होता है, जिसे डीआयनाइज्ड वाटर या डिमिनरलाइज्ड वाटर कहा जाता है। जब इस विधि से लगातार कठोर जल का मृदीकरण किया जाता है तो धनायन विनिमय रेजन और ऋणायन विनिमय रेजन शक्तिहीन हो जाता है। इसे पुनः शक्तिशाली करने के लिए हम धनायन विनिमय रेजन वाले कक्ष में कंसंट्रेटेड HCl और ऋणायन विनिमय वाले कक्ष में कंसंट्रेटेड NaOH प्रवाहित करते हैं। कंसंट्रेटेड HCl रेजन में उपस्थित कठोर जल द्वारा प्रदान किए गए धनावेशित आयनों को पृथक कर देगा, जो यहां से होते हुए निकल जाते हैं। इसी तरीके से कंसंट्रेटेड NaOH ऋणायन विनिमय रेजन में उपस्थित ऋणावेशित आयनों को निकाल देता है। लगातार मृदुकरण या सॉफ्टनिंग करने पर रेजन की विनिमय क्षमता कम हो जाती है। धनायन विनिमय रेजन को पुनः प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेटेड HCl तथा ऋणायन विनिमय रेजन को पुनः प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेटेड NaOH को क्रमशः पहले व दूसरे टैंक में प्रवाहित करते हैं। ये तो रहा आयन एक्सचेंज रेजन मेथड